इस वीक का लेक्चर नहीं है तो कुछ कंफर्मेशन है कि आप कवर अप करने वाले हो आयोनिक का? आयोनिक का इस वीक भी लेक्चर नहीं है। नहीं सर। ठीक है। क्योंकि इस संडे तो हमारा डाउट लेक्चर लगा हुआ था सर। डब्ल्यूटी है। आयोनिक का यस थर्सडे को आपका डाउट लेक्चर शेड्यूल है। चलो मैं अभी गौतम से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर तुम लोग को ग्रुप पे बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके। तो यस, व्हाट वी वर सेइंग, एन फैक्टर कैलकुलेशन के कुछ और वेज देखते हैं, ठीक है? चलो पहले नोट करो सब लोग। सर, बोलो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड में जो आपने फॉर्मूला दिया था उसमें से जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उससे ही निकालना है ना? हाँ, देखो, मान लो एक कंपाउंड है A2B3, ठीक है? इस कंपाउंड में A की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और B की -2 है, ठीक है? अब जरा कुछ वेरियस केसेस देखते हैं। Sir, हाँ, for some network issues, sir, I was unable to hear you, sir. What have you taught till yet? nothing, we have just started. Okay, Okay, sir. so now let's say in a redox reaction, this compound participates and it finally forms AO3 and H2B, ठीक है? और तुमसे कहा गया एन फैक्टर निकालो A2B3 का। अब कैसे निकालेंगे? ये क्लियर है? यस सर। ए का चेंज हो रहा है 3 से 6, तो चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, उसका मॉड। और A2B3 के एक मॉलिक्यूल में कितने ए हैं? 2। 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। ये बिल्कुल सिंपल वाला क्लियर है? यस। इसमें और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अब थोड़े इसमें वेरिएशन देखें। अब मैं ये सेकंड केस लेता हूं, देखो जरा ध्यान से। इसमें क्या हुआ? एक ही कंपाउंड के दो एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करोगे तुम? जब एक ही कंपाउंड के
दो या ज्यादा एलिमेंट सब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या सब रिड्यूस हो रहे हैं, तो सबका चेंज सिंपली ऐड कर दोगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसमें, मॉड ऑफ 6 माइनस 3, ये ए के लिए हुआ, और A2B3 के एक मॉलिक्यूल में 2A प्लस बी के लिए चेंज 2 माइनस माइनस 2, और A2B3 के एक मॉलिक्यूल में 3B। क्लियर? यस एन फैक्टर आ गया 18। ये अगला केस देखो, इसमें क्या हो रहा है, बी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या? नो सर। नहीं। ए का प्रपोर्शनेशन, ये हो गया प्रपोर्शनेशन, और ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया डिसप्रपोर्शनेशन। करेक्ट? यस ए ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ए रिड्यूस भी हो रहा है। इस केस में अगर तुमसे एन फैक्टर A2B3 का पूछेंगे तो कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, 1/NFO प्लस 1/NFR का इनवर्स। ठीक है? NFO मतलब एन फैक्टर अगर केवल ऑक्सीडेशन हो रही होती है, अगर ए का केवल ऑक्सीडेशन ले तो एन फैक्टर कितना है? 6। यस 3 से 6 जा रहा है, चेंज 3 का, और 2A। अगर ए का केवल रिडक्शन ले तो एन फैक्टर कितना होता, बताओ? -4 बेटा माइनस नहीं होता है, एन Four. फैक्टर इज और होता है, ऑलवेज four. पॉजिटिव होता है ना। करेक्ट? यस कितना हो गया इसका एन फैक्टर A2B3 का? 24/10। क्लियर? यस अगर कोई AO3 और A2O का भी एन फैक्टर पूछ लेता तो उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, वो क्लियर है ना? क्योंकि भाई A2O का अगर तुम निकाल लो उसमें तो केवल रिड्यूस होके आ रहा है, और AO3 में केवल ऑक्सीडाइज होके आ रहा है। तो AO3 और A2O के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है एन फैक्टर निकालने में, लेकिन A2B3 के लिए दिक्कत है, क्योंकि उससे ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, सेम एलिमेंट। क्लियर? यस ऐसे केस में क्या करेंगे? इसमें क्या हो रहा है,
एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, Simply add. लेकिन वो ऑक्सीडाइज होके दो अलग अलग स्टेट में जा रहा है, करेक्ट? Yes, sir. ऐसे केस में तुम अभी सीधे एन फैक्टर नहीं निकाल सकते हो। ऐसे केस में तुम्हें बैलेंस करना ही पड़ेगा पहले। बिना बैलेंसिंग के इस रिएक्शन का एन फैक्टर प्लीज मत निकालना, गलत है वो आंसर। ठीक है, तो मान लो बैलेंस करने के बाद हमें कुछ ऐसा रिएक्शन मिलता है, x प्लस वाई बाई टू A2B3 goes to XaO2 प्लस YaO3। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो अब इन फैक्टर क्या होगा A2B3 का, कितने A प्लस 3 से प्लस 4 में जा रहे हैं, कितने A का चेंज 3 से 4 हो रहा है, x। तो मॉड ऑफ 4 माइनस 3 इंटू एक्स, कितने का 3 से 6 हो रहा है, y का, तो मॉड ऑफ 6 माइनस 3 इंटू वाई। ये टोटल ए का चेंज हो गया, जितने भी टोटल एटम्स ए के इन्वॉल्व हैं उन सबका टोटल चेंज, करेक्ट? और इस पूरे रिएक्शन में ए के कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, बताओ? पूरे रिएक्शन में ए के कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, x प्लस वाई। तो पर एटम ए का ये एवरेज हो गया, और A2B3 के एक मॉलिक्यूल में ए के कितने एटम है, 2, तो इंटू 2। ठीक है, Yes, sir. नोट कर लिया? Sir, one सर पीडीएफ में से देख लें। हाँ सर। I am again telling, please note with me in class. जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, they are doing a very bad approach towards studies. Sir, can you show the previous please? Yes, ma'am. इसमें भी सेम, ए ऑक्सीडाइज हो रहा है और स्पेक्टेटर भी है। इसमें भी हम एन फैक्टर बिना बैलेंस किए नहीं निकाल सकते। तो पहला स्टेप क्या है, बैलेंस द रिएक्शन। मान लो बैलेंस करके कुछ ऐसा मिला, अगेन पर एटम ए एवरेज क्या हो गया, एक्स एटम्स का 3 से 6 जा रहा है, वाई एटम्स का चेंज नहीं हो रहा है, और ए के A2B3 के एक मॉलिक्यूल में 2 ए के एटम। क्लियर? Yes, sir. सर अगर पूरा रिएक्शन बैलेंस ही कर दिया है, तब तो हम साइकोमेट्री से भी कर सकते
भाई तब स्टोइचोमेट्री से स्टोइचोमेट्री का प्रॉब्लम कर लोगे ना। लेकिन अगर तुमसे एन फैक्टर ही पूछा तो क्या करोगे? यही में डायरेक्ट प्रॉब्लम आते हैं ना, रिएक्शन देके एन फैक्टर्स पूछते हैं तो एन फैक्टर निकालना ही पड़ेगा ना। सर हाँ सर इस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि जो एटम स्पेक्टेटर और ऑक्सीडाइज दोनों कर रहा है तो स्पेक्टेटर जो कर रहा है वो उसका कंट्रीब्यूशन ना ले, क्योंकि 3 - 3 तो हो रहा है। लेकिन डिनोमिनेटर में उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना। हाँ सर, टोटल एटम्स लेते वक्त लेंगे ना, पर यार फिर क्यों सीधे सीधे बाद में 3 - 3 अपने आप 0 हो जाएगा। तुम ऐसे क्यों याद करना चाह रहे हो कि न्यूमरेटर में नहीं लेंगे और डिनोमिनेटर में लेंगे? अपने आप को ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज के लिए ओपन कर रहे हो ना तुम। हाँ सर। न्यूमरेटर में भी ले लो, 0 ऐड करने में कोई बहुत काम थोड़ा बढ़ जाएगा तुम्हारा। समझा सर। अब मान लो ऐसी सिचुएशन है, ए ऑक्सीडाइज हो रहा है और बी रिड्यूस हो रहा है। एक कंपाउंड से एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसे केस में एन फैक्टर तब कैलकुलेट कर पाओगे इफ नो अदर एलिमेंट in reaction is changing its oxidation number, और तब n फैक्टर दिया जाएगा A2B3 का as n फैक्टर ऑक्सीडेशन और n फैक्टर रिडक्शन, दोनों बराबर ही होने, किसी एक से ले लो। मॉड ऑफ 6 - 3 × 2 या मॉड ऑफ -4 - 2 × 3। ठीक है? यस सर। नोट कर लिया ये? यस सर। ग्रीन में पॉइंट लिखा है वो समझा दो आप। ए ऑक्सीडाइज हो रहा है, बी रिड्यूस हो रहा है। सेम कंपाउंड का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, करेक्ट? यस सर। ऐसे केस में एन फैक्टर तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब पूरे बाकी रिएक्शन में और किसी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ओके? हाँ सर समझा। नोट हो गया इतना? चलो बुकलेट ओपन करो सब लोग। बुकलेट में देखो क्या क्या कर चुके हैं हम लोग बुकलेट में। सर होमवर्क वो असाइनमेंट असाइनमेंट 1 and 2। HA1 और 2 हो गया है ना? ओके देखो बुकलेट में 3 मैट्रिक्स हैं, कहाँ किस एक्सरसाइज में? सर पेज 29 पे है मैट्रिक्स 3। पेज 29 पे है। हाँ सर। चलो वो 3 मैट्रिक्स करो सब लोग जरा। एन फैक्टर कैलकुलेशन किए हैं, एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स
तीनों मैट्रिक्स करो और HA3 से भी अब कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। HA1 और 2 पूरा डिस्कस हो चुका है। HA1 नहीं हुआ HA2 अपने क्लास में ही करवाया था, HA1 होमवर्क दिया था। HA1 होमवर्क है। अभी करो HA3 का 1, 10, 11, 12 और गेट इक्विप्ड एक्सरसाइज है ना वो, गेट इक्विप्ड के 3 मैट्रिक्स, गेट इक्विप्ड में मैट्रिक्स 1, 2, 3, ठीक है। करो ये।
हो गया कंप्लीट? यस सर। कोई डाउट तो नहीं आया होगा? सर HA3 वाले का 11। HA3 में डाउट आ गया? So, इक्विवेलेंट वेट निकालना है Fe3O4 का। रिएक्शन में Fe3O4 क्या बना रहा है? Fe3O4 क्या बना रहा है? Fe2O3, करेक्ट? आयरन +8/3 से +3 में जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर क्या हुआ? 3 - 8/3 इंटू 3, 1 हुआ। ठीक है? हो गया सर, समझ। और कोई डाउट? सर 10th वाला कर सकते हो? sir, 12th वाला. 10th में दिया है रिएक्शन MnO2 + 4HCl is going to MnCl2 + Cl2 + 2H2O। क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और स्पेक्टेटर भी है। एन फैक्टर क्या होगा HCl का? 2 क्लोरीन में चेंज -1 से -1, 2 क्लोरीन में चेंज -1 से 0, टोटल 4 क्लोरीन, और HCl के एक मॉलिक्यूल में 1 क्लोरीन। ठीक है? Yes, sir. Sir, matrix match, first one, question 3. HA3 में और कोई डाउट नहीं है? Sir, 12th वाले में. 12th भी है। इक्विवेलेंट वेट निकालना है AS2S3 का। AS2S3 से क्या बन रहा है? आर्सेनिक बना रहा है ASO4 3- और सल्फर बना रहा है SO4 2-। आर्सेनिक +3 से +5 में जा रहा है, सल्फर -2 से +6 में। 2 एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। क्या करते हैं ऐसे केस में? दोनों का ऐड, तो आर्सेनिक में 4, इसमें 24, एन फैक्टर 28। ठीक है? Yes, sir. तो डायरेक्ट फॉर्मूले एप्लीकेशन थे, बस केस रिकॉग्नाइज करना है क्या हो रहा है। करेक्ट? Yes, sir. मैट्रिक्स 1 का थर्ड, मैट्रिक्स 1 का थर्ड है NH4HCN ऑक्सीडाइज हो रहा है।
NH4HCN ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फेट में, कार्बोनेट में और नाइट्रेट में। क्या दिक्कत आई इसमें? बोलो, कहाँ डाउट आ रहा है इसमें? So there are two nitrogens. There are two nitrogens, yes. So first nitrogen's oxidation number is -3 and second one is +3. इसका +3 है भाई। So SCN minus. HCN माइनस में नाइट्रोजन का +3। So -3. Okay, yes sir. इस तरह के प्रॉब्लम को करने की एक अच्छी ट्रिक बताएं जो फर्स्ट प्रॉब्लम के हर पार्ट में लगेगी। प्रोडक्ट साइड देखो, प्रोडक्ट साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। वो सल्फर की मैक्सिमम है। यस सर। कार्बन की क्या है? +4। वो कार्बन की मैक्सिमम है। नाइट्रोजन की क्या है? +5। वो नाइट्रोजन की मैक्सिमम है। मतलब प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अग्रीड? Yes. Yes, sir. यस सर। मतलब ये सब एलिमेंट्स या तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और या इनका चेंज हो नहीं रहा है। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. तुम अभी क्या कर रहे थे? तुम लोग अभी अप्रोच ऐसा ले रहे थे कि रिएक्टेंट साइड में एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक सल्फर, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, ये सब है। तुम इनकी इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे थे, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे थे, फिर चेंज निकाल रहे थे और सबको ऐड कर रहे थे ना। करेक्ट? Yes, sir. मैं कहता हूं फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबकी मालूम है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। करेक्ट? यस और नो? Yes sir. फाइनल का टोटल कितना है? 24। इनिशियल का टोटल कितना है? 0, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है पूरा, तो इन फैक्टर सीधे 24। मैं एक एक का चेंज काउंट करूं वरना या टोटल का चेंज पूरा ले लूं, बात एक ही है। Yes, sir. क्लियर? सर ये तभी वैलिड है जब सबका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रोडक्ट साइड में सबका मैक्सिमम है, यानी हम ये श्योर है कि सब या तो ऑक्सीडाइज होके आ रहे हैं या उनमें चेंज नहीं है। अब इनमें से कोई भी एलिमेंट रिड्यूस होके नहीं आ रहा है। क्लियर? यस सर। फर्स्ट प्रॉब्लम के फर्स्ट मैट्रिक्स के चारों पार्ट्स में ये ट्रिक लगा सकते हो। ओके? यस सर। सर आप मैट्रिक्स थर्ड का फर्स्ट वाला बता सकते हो KOH का? उसमें के स्पेक्टेटर है। मैट्रिक्स 3। सर एक मिनट। हो गया? यस सर। मैट्रिक्स 3 में क्या रिएक्शन दिया है? Br2 plus KOH goes to KBr plus KBrO3 plus water। सही है? ब्रोमीन
0 से -1 और +5। Br2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, Yes, sir. हाँ सर। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा Br2 का? 1/NFO हो गया 10 + 1/NFR2 का इनवर्स 20/12। करेक्ट? सही है ना? Yes, sir. KBR का उसमें तो केवल रिडक्शन होके आ रहा है, KBRO3 का उसमें केवल ऑक्सीडेशन होके आ रहा है। ये तीनों तो निकाल लिए होंगे, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? KOH में सर। KOH में, क्योंकि KOH में तो किसी का चेंज ही नहीं हो रहा है। पोटेशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब स्पेक्टेटर है, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। देखो एन फैक्टर का एक्चुअल मतलब समझो, या एक इक्विवेलेंट का एक्चुअल मतलब समझो। एक इक्विवेलेंट का एक्चुअल मतलब क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट जब बात है, ठीक है? अब रिडॉक्स रिएक्शन के लिए तुमने एन फैक्टर क्या लिखा था? मॉड डेल्टा ओ है पर मॉलिक्यूल, करेक्ट? Yes, sir. रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग देखते हैं। इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं तुम? अगर मैं बैलेंसिंग करने को कहता इसकी, बताओ मुझे स्टेप्स बताओ इसकी बैलेंसिंग के। हाफ रिएक्शंस लिखेंगे। बोलो हाफ रिएक्शंस। Br2 से KBr और Br KBr को 2 लिखेंगे। Br2 to 2 KBr, ठीक है? देन Br2 से KBrO3 एंड बैलेंस करेंगे। क्या करें बैलेंस? LHS पे 3 और RHS पे 2। LHS पे 3, RHS पे 2। सॉरी सर RHS पे 2। अब अगला स्टेप डेल्टा ON डेल्टा ओ एन। क्या है डेल्टा ओ एन इसका? -2। डेल्टा ओ एन रिडक्शन -2, डेल्टा ओ एन ऑक्सीडेशन +10। +10। अब क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले। मैं कहता हूं उनके मॉड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, वही बात है ना? डेल्टा ओ एन के मॉड से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, मतलब इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे मॉड ऑफ डेल्टा ओ एन ऑक्सीडेशन, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं मॉड ऑफ डेल्टा ओ एन रिडक्शन। सही है ना? मतलब इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2, वही बात है ना? Yes, sir. Yes, sir. मॉड ऑफ डेल्टा ओ एन ओ क्या है? NFO। और मॉड ऑफ डेल्टा एन आर क्या है? NFR, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। अब ऐड करेंगे क्या मिलेगा बताओ? बोलो। 12 Br2, 12Br2 12 Br2 20 KBr 20 KBr plus 4 KBrO3. +4 KBrO3। और ये 12 एक्चुअली तुम्हें आया कहां से? ये आया है NFO + NFR, करेक्ट? सही है ना?
अब स्पेक्टेटर बैलेंस करोगे तो 24 KOH इधर, और हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो 12 वाटर है। ठीक है, बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन, करेक्ट। अब इस पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है? ऑक्सीडेशन पार्ट पे कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं? 10 into 2 20। Yes, sir. रिडक्शन साइड पे 20 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, 20 मोल। तो इस पूरे रिएक्शन में 20 मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। यस Yes, sir. उस 20 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए Br2 के कितने मोल्स लग रहे हैं? 12 तो Br2 के एक मोल से कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? 20/12 इस 20 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए KBr के कितने मोल्स लग रहे हैं? 1 20. 20। तो एक मोल KBr से कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? 1 20 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए KBrO3 के कितने मोल्स लग रहे हैं? 4. शायद यही इनके एन फैक्टर्स थे। यस और नो? Yes, sir. तो KOH का एन फैक्टर क्या हुआ? 20/24 तो अगर स्पेक्टेटर का एन फैक्टर पूछ लिया है रिडॉक्स रिएक्शन में, तो इस तरह पहले बैलेंस करो, और बैलेंस रिएक्शन में जो टोटल मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो हो रहा है उसको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। और यहीं से देखो फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। Br2 का एन फैक्टर क्या है? ये 20 क्या है? NFO into NFR Yes, sir. अपॉन 12 क्या है? NFO प्लस NFR। यस समझ में आया? यस सर लास्ट वाला पार्ट एक और बता कौन सा लास्ट वाला है? सर, जो आपने अभी समझा 20/20। भाई ये 20 मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना इस पूरे रिएक्शन में। एन फैक्टर क्या है? किसी भी सब्सटेंस के एक मोल से कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, समझे? तो इस पूरे रिएक्शन में ब्रोमीन के 12 मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यस और 12 मोल ब्रोमीन से 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मिल रहा है। यस तो एक मोल ब्रोमीन से कितने मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिल रहा है? 20। 20/12 वो उसका एन फैक्टर है। ठीक है, जस्ट वन।
क्लियर हो गया ये? यस सर। चलो, नाउ लेट्स कम टू वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है वो तो तुम लोग को मालूम है, आयनिक में कर चुके होगे, करेक्ट? व्हाट इज टाइट्रेशन? a special way of doing reaction. टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को लेते हैं बीकर में, करेक्ट? और दूसरे एक चीज को जो लेते हैं एक सॉल्यूशन को बीकर में, सॉरी ब्यूरेट में। अब बीकर में जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है और ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है वो आपस में रिएक्ट करेंगे, करेक्ट? Yes. मान लो बीकर में जो सॉल्यूट है वो है ए और ब्यूरेट में जो सॉल्यूट है वो है बी। ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं। हो सकता है ए एसिड हो, बी बेस हो सकता है ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, बी रिड्यूसिंग एजेंट हो, करेक्ट? ओके? Yes. अब हम क्या करेंगे, ब्यूरेट के सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप बीकर में डालेंगे। और कब तक डालेंगे? जब तक बीकर का ए खत्म ना हो जाए। बीकर में ए खत्म हुआ ये हमें कैसे पता लगेगा? सर इंडिकेटर इंडिकेटर से हम कोई एक इंडिकेटर पहले से रखेंगे ऐसा जो ए को खत्म होते ही हमें बता दे कि बीकर का ए खत्म हो गया है, करेक्ट? ठीक है? Yes, sir. यस सर। और जैसे ही इंडिकेटर हमें बताएगा कि बीकर का ए खत्म हो गया है, हम ब्यूरेट बंद कर देंगे, करेक्ट? ब्यूरेट से कितना बी आया वो हम ब्यूरेट की रीडिंग से देख लेंगे। And by law of equivalence, what I can write? That equivalence of A will be equal to equivalence of B. Correct? Yes, sir. Yes, sir. या मिली इक्विवेलेंस ज्यादा कॉमनली यूज टर्म होगी, तो मिली इक्विवेलेंस जस्ट ओके। तो मोर कॉमन टर्म इज मिली इक्विवेलेंस, तो मिली इक्विवेलेंस में भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, इक्विवेलेंस या मिली इक्विवेलेंस कैलकुलेट कैसे होंगे? डिवीजन बाय 1000। चलो देखते हैं मिली इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। मिली इक्विवेलेंस के लिए ही देखते हैं। मिली इक्विवेलेंस आई कैन राइट एज मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, करेक्ट? मास इज इन ग्राम्स, सही है ये? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक और तरीका देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट को हम लोगों ने क्या निकाला? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, करेक्ट?
मास बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? Number of moles. तो अनदर वे आई कैन राइट मोल्स इनटू n फैक्टर इनटू 1000, करेक्ट, और मिली मोल्स इनटू n फैक्टर, करेक्ट। Yes, ठीक sir. है, मिली मोल्स को मैं सॉल्यूशन के लिए जनरली हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स मेजर करते हैं, मोलैरिटी। तो मिली मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन into volume of solution in milliliters into n factor, correct? Okay, Yes, sir. and here we also define another concentration term which we will call as normality. Normality क्या है? Number of equivalents upon volume of solution in liters, ठीक है। So another way of writing milli equivalents can be normality into volume in milliliters. Agreed? Yes, sir. And normality we can relate. Normality is nothing but molarity into n factor. Okay? Clear है ये? Yes, sir. सर बोलो। सर इसमें से हम लोग को कौन से टाइप के फॉर्मूलाज को मतलब याद रखना है या बस सभी याद रखना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से हम मिली इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। मास दिया है प्रॉब्लम में तो ये यूज करना पड़ेगा, मोलैरिटी वॉल्यूम दिया है तो ये यूज करना पड़ेगा, मिली मोल्स दिए हैं तो ये यूज करना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा ना हमें प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ठीक है। हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं थोड़े प्रॉब्लम सब इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। कंसेप्ट बस इतना सा ही है, एप्लीकेशंस देखते हैं थोड़े। तो टुडे आई विल स्टार्ट विथ रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम किसके किसके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और रिड्यूसिंग एजेंट के, करेक्ट? Yes, sir. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा।
चलो ऐसा प्रॉब्लम दिया है। अब स्टार्ट कैसे करोगे कोई भी वॉल्यूमेट्रिक का प्रॉब्लम? सबसे पहले एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है हमें, ठीक है? क्या है रिएक्शन यहाँ? कैन एनीबॉडी टेल मी? What are reactions of this problem? Ki plus MnO4 minus Ki plus MnO4 minus, very good, I2 goes to I2 goes to I2 plus KMnO4 minus. plus KMnO4. सर MnO2 नहीं होगा, Mn2 plus. Mn2 plus। ये हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है? अब सर प्रोडक्ट्स कैसे मिले? क्या कह रहे हो सर आपको प्रोडक्ट्स कैसे मिले? बेटा? रेडॉक्स टाइट्रेशन प्रॉब्लम्स का ये पहला हर्डल होगा कि तुम्हें प्रोडक्ट्स मालूम होने चाहिए, ओके? सर तो ये याद रखना है ये वाले रिएक्शन का। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या बनाते हैं ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। और MnO4 माइनस सबसे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO4 माइनस क्या बनाता है वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कोई तुम्हें प्रॉब्लम में बताएगा नहीं कि MnO4 माइनस क्या बनाता है, ठीक है? तो क्या बनाता है MnO4 माइनस? एसिडिक मीडियम में बनाता है Mn2 प्लस, ठीक है? Yes sir. बेसिक मीडियम में बनाता है MnO2 और न्यूट्रल मीडियम में और स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में ये बनाता है MnO4 2 माइनस। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहां एसिडिक परमैंगनेट था तो मुझे क्लियर हो गया क्या बनाएगा परमैंगनेट? Mn2 प्लस, ठीक है? एक और कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग अभी बार बार डिस्कस करेंगे इज डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट किसी भी मीडियम में Cr3 प्लस बनाएगा, ठीक है? A common reducing agent is oxalate. Oxalate acidic medium में CO2, basic medium में carbonate. Thiosulfate acidic medium में H4O6 2 minus, basic medium में सल्फेट। कोई भी हलाइड जब ऑक्सीडाइज होता है रिस्पेक्टिव हैलोजन बनाता है, ओके? Yes sir. इसके अलावा बुकलेट में भी एक टेबल दी है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट,
वो तुम देख सकते हो, उसमें शायद पर मैग्नेट का गलत दिया है, 2-3 गलतियां हैं उसमें, बट इतने कॉमन तो तुम्हें याद रहने चाहिए जितने अभी मैंने लिखे हैं। ठीक है, चले आगे। सर आप 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं? करो। सर टाइट्रेशन लास्ट मेन टॉपिक है ना इस चैप्टर का। टाइट्रेशन आखिरी टॉपिक, यही तो करना था हम लोग को, पूरा चैप्टर यही था, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। ये करने के लिए हम लोग वो ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग एक्सेट्रा सीख रहे थे, एन फैक्टर निकालना, क्योंकि यहां में एन फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ सर। हो गया। तो पहला स्टेप क्या है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन प्रॉब्लम का? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखो। ठीक है, कैसे लिखोगे? उसके लिए तुम्हें कॉमन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या बनाते हैं वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, अगर प्रॉब्लम में रिएक्शन दे दिया जाए तो उससे लड़ना मत फिर। मतलब मान लो तुम्हें कोई प्रॉब्लम कह दे कि परमैंगनेट यूज किया, एसिडिक मीडियम में MnO2 बन रहा है, क्या करोगे? रिएक्शन को फॉलो करेंगे, MnO2 ही बनाओगे, अपनी फिर नॉलेज नहीं लगाओगे कि मुझे तो याद है एसिडिक मीडियम में Mn2+ बनता है तो Mn2+ बनाऊंगा। नहीं, रिएक्शन दे दिया, जो प्रॉब्लम की गिवन इंफॉर्मेशन है फिर उससे नहीं लड़ोगे, उसको फैक्ट मान लोगे। ठीक है, यस सर। तो पहला स्टेप अनबैलेंस रिएक्शन लिखा, या अगर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो जो चीजें आपको याद है उससे आप रिएक्शन लिखेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखो। किस रिएक्टेंट के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन दी गई है प्रॉब्लम में? पर मैग्नेट के बारे में दी गई है, करेक्ट? यस सर। इसका 20 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन यूज हो रहा है। क्लियर? और किसके बारे में पूछा गया है? AI। KI के मैं मान लेता हूं सैंपल में x मिलीमोल्स थे। जिसकी इंफॉर्मेशन दी है, जिसके बारे में पूछा है, उन दोनों के तुरंत आप लिखिए एन फैक्टर्स। बताओ एन फैक्टर दोनों के। अब ये आई एम लीविंग टू यू, टेल मी एन फैक्टर्स ऑफ दीज बोथ। आई का एन फैक्टर 2 होगा ना? मैंने जिसके नीचे लिखा है मुझे उसका एन फैक्टर चाहिए। टू होगा ना? इसका KI का कि MnO? KI का 2 और सर MnO4 माइनस का 5 है। MnO4 माइनस का 5। ठीक है, यस सर। भाई KI ने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि KI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। और प्रोडक्ट साइड में क्या है? 0। तो 1 आना चाहिए। 1 आएगा। चेंज हो रहा है एक आयोडीन में। ओके सर। ठीक। ठीक है, यस सर। क्लियर सबको? यस सर। दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। यस सर। पर मैग्नेट के मिली इक्विवेलेंट्स में लिख सकता हूं मोलैरिटी
इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। KI के मिली इक्विवेलेंट्स में लिख सकता हूं मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर, करेक्ट। तो सैंपल में KI के मिली मोल्स आ गए। अब मास निकाल लोगे KI का, यस KI का मोलर मास कितना होगा? क्लियर? समझ में आया प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। चलो एक स्टेप बढ़ाते हैं अब इसमें। सर प्रीवियस पे दिखा सकते हो। सर इसमें वाटर का कुछ यूज नहीं था ना, वाटर वॉल्यूम का। वॉल्यूमेट्रिक के प्रॉब्लम में बहुत सारी यूजलेस इंफॉर्मेशन तो दी जाती है, और वॉल्यूमेट्रिक का टिपिकल प्रॉब्लम ना इतना लंबा होता है कि पढ़ के ही लगता है यार ये तो बहुत टफ प्रॉब्लम है, इसको छोड़ दो। और जितना लंबा होता जाता है प्रॉब्लम वॉल्यूमेट्रिक का, उतना इजी होता जाता है। एक दो लाइन का प्रॉब्लम होता है अगर रिएक्शंस ढंग से समझ में आ गई। ओके ओके सर। डन सर। आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल पे आते हैं, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। दो नई कॉम्प्लिकेशन डालता हूं मैं प्रॉब्लम में। चलो ये प्रॉब्लम दिया है। पहला स्टेप, सर टाइम ले सकते हो सॉल्व। नहीं नहीं सॉल्व अभी नहीं करना, ये एग्जाम्पल्स है, सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम्स मैं दूंगा। इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे साथ में। केमिकल रिएक्शन। सर एक डाउट था। हाँ सर आपने सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? एलिको। सर आप बताओगे क्या होता एलिक्यो होता है बेटा एक सोल्यूशन का, एक बॉटल में एक सोल्यूशन भरा है, ठीक है। तुमने उसको 5 अलग अलग पार्ट में बांट लिया, ऐसे कि सब में कंसंट्रेशन सेम रखी, तो उस पार्ट को, हर पार्ट को एक एलिक्यो कहते हैं। है? ओके सर। इट इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ सोल्यूशन। मतलब पूरा सोल्यूशन कितना था, KI को तुमने पानी में डिसॉल्व किया, पूरा सोल्यूशन कितना था, 100 ml में किया ना। हाँ सर।
और तुम रिएक्शन में कितना यूज कर रहे हो? केवल 20 ml। 20 ml। एलिक्यो वर्ड यूज करने का ये मतलब है कि भाई जो 100 ml में मोलारिटी थी वही 20 ml में रहेगी। मतलब कोई ऐसा ना कहे कि मैंने तो वो 20 लिया जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा थी या कम थी। करेक्ट? हाँ सर। चलो रिएक्शंस क्या होंगे बोलो। KI plus MnO4 minus I2 plus Mn2 plus। फिर ये अब 2 रिएक्शन का प्रॉब्लम कर दिया मैंने। करेक्ट? और Yes फिर sir। अगला रिएक्शन क्या है देखो, थर्ड लाइन। I2 plus S2O32 minus S4O62 minus सल्फर H2O32 माइनस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। और S4O62 माइनस में 2.5। तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है। करेक्ट? तो आयोडीन को रिड्यूस होना पड़ेगा। आयोडीन 0 स्टेट पे है। इससे कम आयोडीन की एक ही स्टेट है -1। क्लियर? यस सर। तो आयोडीन रिड्यूस होके क्या बनेगा? I minus। किसकी इंफॉर्मेशन दी है? थायोसल्फेट की। 25 ml 0.1 मोलर। एन फैक्टर बताओ इसका जरा। 1। एक सल्फर में 0.5 का चेंज और H2O32 माइनस के एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर। करेक्ट? KI के मान लेते हैं सैंपल में x मिलीमोल से, तो इस रिएक्शन में कितने आएंगे? x/5। क्लियर? यस सर। क्योंकि पूरा सैंपल हमने कितने में डिसॉल्व किया था? 100 ml में, और रिएक्शन में हम लोग कितना ले रहे हैं? 20 ml। करेक्ट? एन फैक्टर क्या है इसका? 1। तो क्या इक्वेशन हो गई? x/5 into 1 is equal to 25 into 0.1 into 1। सही है? तो x कितना आ गया? 12.5। अब मास निकाल लोगे? ठीक है? यस सर। समझ में आया है प्रॉब्लम? यस सर। तो ये दिक्कत तो नहीं कि सर आपने इधर से उधर सीधे कैसे इक्वेट कर दिया? सर 1.25 आएगा। हाँ 1.25 कर दिया। नहीं, क्यों 1.25 आएगा? सही तो लिखा था यार। है 12.5 ही तो आएगा। हाँ सर। कर लिया नोट? सर 1.25 ही होगा ना?
यार मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ, तुम लोग सर क्या। वो उसका 2.5 लग रहा है इसलिए 0.5 लग रहा है सर, 25 है। 25। यार 25 है ना, इधर से देख लिया करो अगर ये स्क्रीन पे कुछ थोड़े से डॉट्स आ रहे हो। इतना तो आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग के पास कॉमन सेंस होगा। नोट हो गया। यस सर। चलो अब मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं तुम्हें खुद करने को। करो, ये प्रॉब्लम लिख रहा हूं। नोट कर रहे हो ना। यस सर। सर सर वो 0.1 मोलर है। 0.1 मोलर। Who is giving me the answer?
यस, कोई बता रहा है? सर 24/1000 into 169 आ रहा है। 169 क्यों भाई, 166। यस सर सेम। KI का मोलर मास 166 है ना? यस आ गया सबको? अराउंड 4 ग्राम। सबको आ गया? यस। तो रिएक्शंस क्या हैं? ठीक है, इसका कितना था? 20 ml 0.1 मोलर। एन फैक्टर कितना निकाला इसका? 6। 6। तो क्या इक्वेशन बन गई? तो x कितना आ गया? करेक्ट? यस सर। और यही हमें नहीं करना है। वापस इस प्रॉब्लम पे आते हैं। हमने KI और थायोसल्फेट को सीधे इक्वेट क्यों कर दिया? भाई KI के जितने मिली इक्विवेलेंट्स हैं उतने ही I2 के होंगे, करेक्ट? यस सर। और I2 के जितने मिली इक्विवेलेंट्स हैं उतने ही थायोसल्फेट के होंगे, करेक्ट? यस सर। तो KI के जितने हैं वो थायोसल्फेट के हैं। यहां भी हम वही करना चाह रहे हैं। देखो, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KI will be equal to milli equivalents of I2 in reaction 1, correct? यस सर। और रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 in reaction 2 will be equal to milli equivalents of dichromate. सही है? यस सर। बट इस प्रॉब्लम में मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 in reaction 1 are not equal to milli equivalents of I2 in reaction 2. एन फैक्टर डिफरेंट हो जाएगा। एन फैक्टर डिफरेंट है। और यही जेई का हर प्रॉब्लम आज तक जितना आया है वॉल्यूम मैट्रिक का, इसी ट्रिक पे कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। देखो, इस प्रॉब्लम में इसलिए चल गया था कि यहाँ पे I2 का एन फैक्टर क्या है बताओ? 2। और इसमें क्या है? 2। अब जितनी I2 पहले रिएक्शन में बनेगी उतनी दूसरे में रिएक्ट होगी ना? यस सर। इसका मतलब है जितने मोल्स I2 पहले रिएक्शन में बनेगा उतने ही मोल्स I2 दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट होगा। और एन फैक्टर भी सेम है, तो मैं कह सकता हूं जितने इक्विवेलेंट्स I2 यहां बना उतने ही इक्विवेलेंट्स I2 यहां रिएक्ट हुआ। बट इस प्रॉब्लम में I2 का एन फैक्टर क्या है यार? 2। और यहां क्या है I2 का एन फैक्टर? 14। यहां अगर I2 के y मिली मोल्स हैं तो मिली मोल्स तो सेम ही रहेंगे यहां भी। समझ में आ रहा है? तो I2 के मिली इक्विवेलेंट सेम नहीं है दोनों रिएक्शन में। क्लियर? यस सर। तो इसको कैसे करेंगे? पहली इक्वेशन यहां होगी x/2 into 1 is y into 2 और दूसरी होगी y into 14 is equal to 20 into 0.1 into 6। तो y यहां से आएगा 12/14 और फिर x आएगा y into 4,
करेक्ट? Yes, sir. हो जाएगा वो 24/7। ठीक है? Yes, sir. तो अब इससे क्या सीखा आप लोगों ने? कोई भी वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम में अगर दो रिएक्शन के बीच कोई कॉमन स्पीशीज है तो उसका एन फैक्टर पहले चेक करेंगे, दोनों में सेम है कि नहीं है। उसके बिना प्लीज डोंट डू दिस स्टेप ब्लाइंडली, ये बहुत मार्क्स ले जाएगा अगर वॉल्यूमेट्रिक का प्रॉब्लम आ जाए। अभी तो ये सिर्फ दो रिएक्शन के बहुत इजी वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, जनरली 4-5 रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। ओके? और इस चीज पे जरा सा हम लोगों ने केयरलेसनेस शो की और पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। क्लियर है ये? Yes, sir. चलो टुडे विल स्टॉप हियर। सर आप नोट्स भेजने वाले हो ये? नोट्स नहीं, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। सर तो आप एक एक करके पेजेस लगा दोगे तो बाकी है थोड़ा उसमें। स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने कहा था, टाइम दे रहा था, पूछता था ना कि कुछ बचा है तो बताओ नोट करने को। सर आप जरा अगला पेज दिखाओगे? आज शेयर कर दोगे खाली? आज कर दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सर। चलो बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर, बाय सर।